क्या? वहाँ जो लोग बैठे हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो भंते लोग हैं, वहाँ बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, उनको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। बाबा है वो हमेशा वो कहते हैं कि दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। हाँ, इन लोगों को पुष्यमित्र शुंग की याद दिलाते हैं कि जैसे नामो निशान मिटा दिया था वैसे नामो निशान मिटा देंगे। तो एक बात बताइए ना, वो तो सही कह रहे हैं ना, वो सत्ता में है ना। अच्छा, वो सत्ता में है तो कुछ भी बोलेंगे, बिल्कुल कुछ भी बोलेंगे। उनका चल रहा है ना राज भैया, उनकी पुलिस है, उनका ही राज है, उनका ही तो सब कुछ है, उनका ही कानून चल रहा है। तो फिर वो तो संविधान नहीं चल रहा है। संविधान तो उन्हीं के कब्जे में है ना। अच्छा, दबा के तो वही बैठे हैं ना। वो चाहे जैसे भी चलाए, बाबा साहब ने कहा था ना कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है तो वो अच्छा साबित नहीं होगा। और संविधान कितना भी बेकार हो, अगर उसको चलाने वाले सच्चे लोग हैं तो वो अच्छा साबित होगा। तो आज वही तो हो रहा है, आज वही हो रहा है। संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको चलाने वाले तो गंदी नीयत वाले हैं ना, सोच उनकी गंदी है। आपको नहीं लगता कि एक ऐसी पार्टी जो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित है, लोग उनको मानने वाले उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वोट देते हैं, वोटर्स हैं आपके, तो उस पार्टी को नहीं होना चाहिए बोध गया में, उनका समर्थन नहीं करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। इसके ऊपर हमारी पार्टी का एक स्टैंड भी था, ट्वीट भी आया था माननीय बहन जी का। तो हमारा जो वहाँ का दल है वो कर रहा है वहाँ पर सपोर्ट। अब देखिए, सब तो बिहार से नहीं, अब एक बड़ी कॉल होगी तभी वहाँ जाया जा सकता है ना। कुछ होगा बड़ा, कुछ बड़ा होगा तो वहाँ जाया जा सकता है। वो माननीय बहन जी बताएंगी क्या करेंगे, है ना। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पूनम बौद्ध। और यहाँ इस वक्त हम हैं बहुजन प्रेरणा केंद्र में, जहाँ आज तारीख है, जो मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं, वो इस वजह से है क्योंकि आज है 15 मार्च और आज जयंती है उनकी, जिन्होंने बहुजन समाज में जान फूंकने का काम किया। वो लगातार कहते थे, कांशीराम साहब, आप जानते होंगे मान्यवर साहब कांशीराम, जिनकी आज जयंती है, और उन्होंने बहुजन समाज को लगातार जगाने का काम किया। पूनम जी, आज जैसा कि हम देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ आए हैं, अपना उनके प्रति आदर व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं इतिहास में जो ना होकर भी हमेशा रहते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब उन लोगों में से एक थे। आज कैसे याद कर रहे हैं उन्हें? अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते और एकजुट इस तरीके से नज़र नहीं आते, क्योंकि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा घर दिया जिसमें सारे बहुजन इकट्ठे होकर एक दूसरे से मिलते हैं, उनके जन्म दिवस पर एक हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो हम उन्हें अपना आदरणीय मानते हैं और एकता का जो सबूत दिया वो कांशीराम जी ने दिया। समाज को एक करने का काम किया उन्होंने, अपना सब कुछ त्याग कर हमें एक कर दिया, और उस एकता का सबूत आपको दिखाई दे रहा होगा सारे में। देखिए, सब बहुजन इकट्ठे हैं, यहाँ किसी का कोई पता नहीं कौन बिरादरी का, कौन जात का क्या है, और सब बहुजन है। यहाँ कोई जात बिरादरी का कुछ लेना देना नहीं है। बहुजनों की एकता के लिए उन्होंने काम किया हमेशा, कि एकजुट कर सके, है ना। आपस में जो भेदभाव है उसको ख़त्म करके लोग इकट्ठे हों, अपनी ताकत को पहचाने। वो हमेशा वो एक कलम का उदाहरण देते थे कि 15 और 85। तो क्या सच में वो 85 एकजुट हुए हैं? देखिए, अभी एकजुटता नहीं है 85 में। जब उस टाइम पे जब कांशीराम जी थे तब एक थे, और 4 बार सीएम उन्होंने बनाया। लेकिन अभी कुछ जो चल रहा है समाज के अंदर, जो देश में चल रहा है, बहुत ज़्यादा जातिवाद और एक दूसरे से देकर द्वेष भावनाएं इतनी पनप गई हैं कि एक दूसरे पे शक होने लगा है, भाई भाई पे शक कर रहा है। पता नहीं इस देश में सरकार जैसे पलटी। जब तक बहुजनों की सरकार थी तब तक ऐसा कुछ नहीं था, एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते थे। लेकिन इस टाइम जो सरकार चल रही है वो इतनी, मतलब ये लगा लीजिए, एक दूसरे में इतनी कट्टरता भर दी है। हिंदू मुस्लिम ले लो, बौद्ध ले लो, मतलब हर एक दूसरे से इतनी दुश्मनी कर रखी है कि लगता है कि मेरा दुश्मन है। और जब कांशीराम जी थे तो सब अब एक दूसरे को अपना भाई समझते थे, सब एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। तो अभी जो अभी जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है वो एकता है ही नहीं। अगर एकता होती तो हम लोग सत्ता में होते। मतलब नेता की कमी लग रहा है। बिल्कुल, आज जो हमारे बीच में कांशीराम जी नहीं है, और दूसरा कांशीराम अभी पैदा हुआ भी नहीं है और ना ही बना है कोई। जिस दिन बन जाएगा तो ये जो जातिवादी लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, इनको औंधे मुंह गिरा दिया जाएगा। अभी हमारे जो कांशीराम जी थे, उनके जैसा तो मुझे तो मुश्किल लगता है कि कोई पैदा होगा मसीहा। वो मसीहा आया और इस देश में एक ऐसा प्लेटफॉर्म देकर चला गया हमें कि आप किसी के गुलाम नहीं हो, अपना एक तुम्हारा घर है, उस घर के अंदर रहकर आप इस देश पर सत्ता में आ सकते हो और अपने जो गरीब मजलूम जो लोग हैं उनको बचा सकते हो। इन अमीरों से, जो ये जातिवादी लोगों से आप इन लोगों को बचा सकते हो सत्ता में आकर। तो
वो तो बहुत कम ही हम महसूस करते हैं और वो कमी कभी पूरी हो भी नहीं सकती। जैसा आपने कहा कि अब समाज में फिर से बिखराव आ गया है, जिससे बड़े संघर्ष के बाद, कठिन परिश्रम के बाद एक जगह लाने का काम किया था मान्यवर साहब कांशीराम ने, और उनकी कोशिश दिखी भी राजनीति में। जैसा आपने बताया कि 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का बिखराव हो चुका है, पूरी तरह अलग थलग पड़ चुकी है पार्टी। बाकी चुनाव की हम बात कर लें, नतीजों की बात कर लें, तो उसमें क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को अपने आप को रीस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है या नए चेहरों को लाने की ज़रूरत है? बहन जी तो वही हैं, ठीक है, उनका संघर्ष भी देखा है आप लोगों ने। 21 की उम्र से उन्होंने आज तक संघर्ष ही किया है, कुछ अपना नहीं बनाया। सिर्फ एक तो उनकी जो प्रोटोकॉल हैं वो बहुत तगड़े हैं। ये लगा लीजिए, उन प्रोटोकॉल से अगर कोई इधर उधर नजर आता है तो बहन जी उसको तुरंत धक्का देके बाहर कर देती, चाहे उनका अपना ही खून क्यों ना हो। वो किसी पर रहम नहीं करती है। वो पार्टी का जो प्रोटोकॉल है उस पर बहुत मतलब अडिग है। वो किसी को मतलब ये लगा लीजिए किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर उनका कोई उल्लंघन करे। ये तो आपने भी वर्तमान में देखा ही है। तो स्टेबल तो वो पहले से ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हमारा पेट भर जाता है तो हमारे सामने कुछ भी रखा हो हम उसकी तरफ देखते नहीं हैं। और काशीराम जी इनको 4 बार इनका पेट भरकर चले गए हैं। इनके साथ जो जातिवाद होता था, मार पिटाई अत्याचार होते थे, वो बंद हो गए थे, ठीक है। तो इन लोगों ने अब अपने आफत खुद बुला ली है क्योंकि पेट भरा हुआ था इनका। अब आप देख रहे हो कि जगह जगह सबके साथ अत्याचार हो रहा है। कोई किसी चीज़ के लिए मारा जा रहा है, कोई घोड़े पे चढ़ने के लिए बीच में बंद हो गया था कि नहीं मारा जा रहा था, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होता। लेकिन अब दोबारा हो गया, जब से आपने देखा है बीजेपी सत्ता दोबारा में आ गई है तो तब से दोबारा इनके साथ होने लगा। कोई भी बिरादरी हो सब इन पर ही हावी हो रहे हैं, इन्हीं की बहन बेटियों को मारा जा रहा है। बहुजन समाज की बात करें तो बहुजन समाज की एक और बड़ी विरासत है बौद्ध धर्म को लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बोध गया में आपकी एक पुरानी विरासत है, उस विरासत को वापस लेने के लिए लोग लगातार वहाँ धरने पर बैठे हैं। 1 महीना हो चुका है उस पूरे आंदोलन को, उस पर क्या कुछ कहेंगे? अब मुझे एक बात बताइए, अब मांग किससे रहे? जिन्होंने छीना है आप उन्हीं से मांग रहे हो, वो तुम्हें क्यों देंगे? अपनी सत्ता लाओ ना। ले कैसे फिर? सत्ता लाके लाओ ना, अब एकजुट हो ना। अरे काशीराम जी ने तो तुम्हें 1585 का दिया है ना नारा, तुम्हें पेन से भी समझा दिया। तो तुम्हारा लगता है कि अगर सत्ता में होते तो आज लड़ा नहीं। आज एक बार बताइए ना, राम मंदिर कैसे बन गया? वो सत्ता में है तो बन गया ना। कितने दिन से चल रहा था केस, लेकिन जीत गए ना। तो सत्ता में आए, जीत गए, उससे पहले क्यों नहीं जीते? तो अगर आप जब तक आप सत्ता में नहीं आओगे तो आप कितने भी संघर्ष कर लो, कितने भी खून खच्चर कर लो, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। मांग उन्हीं से रहे हो जिन्होंने तुमसे छीना है। तुम अपनी सत्ता लाओ, अपना सब कुछ बनाओ। उनका देखो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत होती है, उनकी धार्मिक स्थिति मजबूत होती है। जिनकी सत्ता होती है तो तुम सत्ता में आने के लिए काम करो, एक हो जाओ, तब तुम कुछ भी, तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ले लोगे। तो ये सारा मसला जो है वो आपको लगता है कि आंदोलन फिर जैसा आपने कहा कि मांग किससे रहे हैं, तो कुछ फायदा है इस आंदोलन का? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि आप उन्हीं से मांग रहे हो जिन्होंने छीना है, जो कब्जा करके बैठे हैं, आप उन्हीं से मांग रहे हो। वो तुम्हें क्यों देने वाले हैं? सीधी सी बात है भाई, वो तुमसे छीनते ही तुम्हें देने के लिए छीना है क्या उन्होंने? तो तुम सत्ता में आओ और अपना सब कुछ बचा लो, नहीं तो तुम्हारा तो मिट्टी में मिलने के लिए तुम लोग तैयार रहो। सत्ता में वापसी इतनी आसान तो नहीं लगती। बहुत आसान है। ज्यादा तो तुम ही हो, 85 तो तुम ही हो, वो तो 15 ही है। ये देखो ना, 15 ना तुम्हें दबा रखा है 85 को। एक दिन अपनी ताकत समझो ना। हाथी है ना, हाथी ऐसे करके ऐसे रहता तो उसको अपना शरीर नहीं दिखता है, ठीक है, तो भाग लेता है डर के। जिस दिन वो अपना शरीर देख लेगा तो देखेगा यार मैं तो सबसे बड़ा हूँ, तो तुम्हें अपनी 85 की संख्या दिखाई नहीं देती क्या? वहाँ जो लोग बैठे हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो भंते लोग हैं, वहाँ बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, उनको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। बाबा है वो हमेशा वो कहते हैं कि दौड़ा कर मारेंगे। हाँ, इन लोगों को पुष्यमित्र शुंग की याद दिलाते हैं कि जैसे नामो निशान मिटा दिया था वैसे नामो निशान मिटा देंगे। तो एक बार बताइए ना, वो तो सही कह रहे हैं ना, वो सत्ता में है ना। अच्छा, वो सत्ता में है तो कुछ भी बोलेंगे, बिल्कुल कुछ भी बोलेंगे। उनका चल रहा है ना राज भैया, उनकी पुलिस है, उनका ही राज है, उनका ही तो सब कुछ है, उनका ही कानून चल रहा है। तो फिर वो तो संविधान नहीं चल रहा है। संविधान तो उन्हीं के कब्जे में है ना। अच्छा, दबा के तो वही बैठे हैं ना। वो चाहे जैसे भी चलाए। बाबा साहब ने कहा था ना
कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छा साबित नहीं होगा, और संविधान कितना भी बेकार हो, अगर उसको चलाने वाले सच्चे लोग हैं तो वो अच्छा साबित होगा। तो आज वही तो हो रहा है, आज वही हो रहा है। संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको चलाने वाले तो गंदी नीयत वाले हैं ना, सोच उनकी गंदी है। वो बाबा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका संविधान, उनके सरकार चल रही है। बिल्कुल, वो इसीलिए बोल रहे हैं तुम अपनी सत्ता लाओ ना, तुम अपनी जितना तुम दम वहाँ लगा रहे हो ना, उतना दम आप सत्ता में लाने में लगाओ ना, फिर देखो तुम्हारी सत्ता होगी तो उनके मुंह बंद हो जाएंगे, टेप लग जाएगा, और ये धमकियां तुम उनको देना फिर। लेकिन समाज में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो खुद मंदिर जा रहे हैं, वो नंबरों में पड़े हुए हैं। मेरी बात सुनिए ना, तो उनको निकालिए ना, काम क्यों नहीं करते हैं? बताने का काम क्यों नहीं करते? भैया ये मंदिर में जाने पर भी तुम्हारी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, तुम्हें खेतों में मारा जा रहा है, तुम्हारी टांगे तोड़ी जा रही हैं। देखिए, आप देखिए, एक देविका पटेल नाम की वो है, वो कथावाचक है, वो खुद कथा कर रही हैं, उन पर आकर लोग उनको पत्थर फेंक रहे हैं। तो सही तो फेंक रहे हैं, सही तो फेंक रहे हैं। तुम्हारा वहाँ काम है ही क्या? अच्छा, तुम्हारा वहाँ काम है ही नहीं। अरे भैया, जिन्होंने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, जब तुम उनका गुणगान कर रहे हो तो तुम्हें पत्थर ही मिलेंगे ना। तुम एक बार बाबा साहब का गुणगान करके देखो ना, तो बहिष्कार क्यों हार करें? मिलेंगे तुम्हें, फूलों के हार मिलेंगे। तुम अगर बाबा साहब को पढ़ोगी तो तुम फर्श से अर्श पे पहुंच जाओगी बाबा साहब को पढ़ के, और वो जो कथा करोगे तो पत्थर रीटी मिलेंगे। तो उन्हें कथा नहीं करना चाहिए, संविधान का पाठ करना चाहिए। हमारा क्या काम है वहाँ पर भाई? हमें खाने कमाने के लिए तो हाथ दिए हैं ना, तो उनसे खा के कमाओ ना। ये कथा वथा क्या है? उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। हमारे तो कथा अगर सुन भी लेते तो कान फोड़ दिया जाता था, जबान काट ली जाती थी। तो भैया वो दिन भूल गए क्या तुम? उनका अधिकार है ना, वो कुछ भी कर सकती है। किसका अधिकार है? तो अधिकार होता तो जूते चप्पल क्यों मिलते फिर? अच्छा, जूते चप्पल क्यों मिलते? भैया तुम्हें उन सब चीजों का कोई अधिकार नहीं, उनको करना ही बेकार है। तुम्हें मिलता क्या है? अगर जिनको मिलना होता है ना, वो देखो कई करोड़ 40, 50 लाख में कथाएं करते हैं, तुम्हें पूछता कौन है? तुम तो बिना मतलब के घुसते हो उनमें, और फिर लात घूसे खाते हो, फिर अपना समाज याद आता है तुम लोगों को, तब तुम्हें याद नहीं आता, और अपने लोगों को और इन सब चीजों में घसीटते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी। और इस वक्त हमारे साथ स्वयं अम्बेडकर हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आज के समय में भी मान्यवर साहिब कांशीराम ना होकर भी कैसे इस समाज के लिए लगातार काम करते रहते हैं। सबसे पहले तो स्वयं बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। और आप जैसे युवाओं से जब हम मिलते हैं तो पहला सवाल यही होता है कि कैसे मान्यवर साहिब कांशीराम के विचारों को आप समाज में आज भी जीवित रखने का काम करते हैं? देखिए, साहब ने हमारे को एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है, उसे है स्वाभिमान का पाठ। मतलब हम लोग जो हैं स्वाभिमान सम्मान के लिए जीने वाले लोग। हमारी परमादरणीय माननीय बहन जी ने पूरे जीवन, वो आज सत्ता से करीब 12-13 साल से बाहर हैं, बावजूद उसके उन्होंने, वो चाहती तो उनके बराबर की वैल्यू नहीं है मुझे लगता है इस देश के अंदर किसी भी नेता की। जो वैल्यू माननीय बहन जी रखती हैं, पूरे देश में कोई और नेता नहीं रख सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। वो आज बहन जी अपने स्वाभिमान सम्मान के साथ हल्का सा समझौता करते हैं ना, बहुत हल्का सा, क्योंकि बीजेपी उनको हाथ जोड़ जोड़ के कब से बोल रही है। तो पूरे देश के अंदर एक तरफा लहर हमारी आ जाएगी, लेकिन बावजूद उसके देखो वो साहब की शिष्या हैं। माननीय बहन जी ने आज तक देखो कभी अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। उसी रास्ते पर हम लोग हैं। साहब ने जो हमारे को सिखाया, माननीय बहन जी ने जो हमारे को सिखाया, हम लोग कभी भी अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते, ना हम लोग करेंगे। तो यही पाठ हम आज की डेट में अपने और समाज के जो लोग हैं या अपने जो जानने वाले हैं, जहाँ भी जाते हैं मीटिंग्स में, वहाँ सबको समझाते हैं। लेकिन एक बात और है स्वयं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1 महीना हो चुका है बोध गया में, आपने सुना होगा कि किस तरीके से वहाँ बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी अनशन पर बैठे हुए हैं, उस पर बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक कोई भी रुख इख्तियार नहीं किया है। जो अनशन पर बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं? बोध गया में। देखिए, बोध गया जो है एक धार्मिक मामला है। कभी भी धार्मिक मामले के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकती। रीज़न ये होता है क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, आप भी जानते हैं। बीजेपी भी भले ही थी राम जन्मभूमि वाले आंदोलन में, लेकिन उस समय में वो भी डायरेक्टली नहीं हुआ करती थी। आज भले ही पावर में, तो अब डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है उनकी। तो ये चीज़ होती है, तो वो एक धार्मिक मसला है, उस पर भी लड़ा जा रहा है, सही तरीके से लड़ा जाता है। लेकिन ये है कि जब हमारी सत्ता होगी तो बौद्ध धर्म एक तरफा, जो हमारा बौद्ध विहार है गया वाला, वो एक तरफा हमारा आ जाएगा। हमारे को इतनी लड़ाई लड़ने की जरूरत ही क्या है? बहन जी यही बात तो बोलती है। अभी आपको लगता है कि वो जो लड़ाई है वो उसका कोई असर नहीं है, कोई फायदा नहीं है? असर है उस लड़ाई का, और लड़ते रहना चाहिए। देखिए, जो सत्ता जरूरी है, सत्ता सबसे ज्यादा। बिना सत्ता के वहाँ काबिज नहीं। बहन जी का एक ही कहना है कि भाई सीधा सत्ता में बैठो, सत्ता में बैठने के बाद बताओ क्या क्या काम करवाने हैं। तुम यहाँ
शोर मचाओगे, रोडों पर इकट्ठे होगे, दुनिया भर के अपना समय ख़राब करोगे, जो तरक्की में उल्टा केस लगेंगे आप लोगों के ऊपर, तो आप जो है ना सीधा जो है सत्ता में बैठो। सत्ता में बैठने के बाद सीधा मतलब जो काम करवाना है आपको लिस्ट बना लो, सत्ता लाओ और सारा काम करो। लेकिन सत्ता से तो काफी अरसे से दूरी चल रही है ना। अब इस समाज में आखिर ऐसा बिखराव, अलग अलग पार्टियों में वोट जा रहे हैं, बीजेपी को वोट जा रहे हैं इस समाज से। देखिए बीजेपी को वोट जा रहे हैं, मान सकता हूँ, लोग जो भटक गए हैं, या समाजवादी पार्टी को वोट जा रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ये है कि एक कहावत है कि जब सांप्रदायिक तूफान आया हुआ हो ना, क्योंकि लोगों के दिमाग में संप्रदाय इस तरीके से घुसा दिया गया है कि मुसलमान आपको उठा लेंगे, फलाना ये कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर देंगे, तो लोगों के मन में एक अलग किस्म का डर, मतलब जो ये डर की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये कोई अच्छी राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। तो जब आपको इस तरह का सांप्रदायिक तूफान आया हो तो माननीय बहन जी यही बात कहती हैं, थोड़े दिन होल्ड करो, अपना जो जहाज है उसको समुद्र में बेड़ा डाल करके रोक लो, सही समय आने पर फिर चलेंगे। तो माननीय बहन जी ने जो भी सोचा होगा इस समाज के लिए, हम सब के लिए, वो बहुत कुछ सोच के रखा होगा, वह उन पर भरोसा करके बैठे। नहीं, लेकिन लड़ाई तो तभी असली मानी जाती है ना जब बुरे वक्त में लड़ा जाए। हम बैठ जाएं और हम इंतजार करें कि जब वक्त अच्छा होगा तब लड़ेंगे। देखिए बताए कहाँ नहीं लड़ा गया। 2022 का चुनाव हमने कितने दमखम से लड़ा, 2024 का चुनाव हमने कितने दमखम से लड़ा। चुनाव तो नतीजों पे निर्धारित होते हैं ना, जिसके तरफ नतीजा वो जीता उसकी बात। चुनाव झूठ पर भी निर्धारित होता है, ईवीएम पर भी निर्धारित होता है, दोनों ही चीज़ों पर हो रहा है। और जो झूठ इन लोगों ने फैलाया है, उस झूठ की वजह से आप समझिए कि इस प्रकार की जो इस समय बैटिंग चल रही है, लाइक जितना ये सत्ता में आ रहे हैं या सब, मेरे को तो इतना पता है कि कम से कम 25 से 30% का पूरा घोटाला करते हैं एक तरफा, और उसी की वजह से ये लोग हैं। और बहन जी सब चीज़ें देख रही हैं, अभी वो खुद निराश हैं इस बात से कि मेरे समाज के जो लोग हैं वो क्यों इस तरह से इधर उधर मतलब हो रहे हैं, क्या उनको हमारी बहन जी पर भरोसा नहीं है। तो मैं अपने समाज के लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि भाई आप लोग थोड़ा सा संभलें, अपने दिमाग को सेंटर में लाएं, अगर इधर उधर हो भी गया है तो, और मजबूती से खड़े रहें, अपने परिवार के साथ खड़े रहें, अपने लोगों के साथ। समाज से नाराजगी एक बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये वो समाज है जिसको इनकी ताकत का एहसास ही मान्यवर साहब कांशीराम ने कराया, वो एकजुट करके लेकर आए। आप यूपी में देखिए, आज सबसे ज्यादा अगर धर्म की राजनीति कहीं हो रही है तो यूपी में हो रही है, लेकिन यूपी ही वो जगह है जहाँ पे मान्यवर साहब कांशीराम ने लोगों को इन सबसे ऊपर एकजुट किया, उन्हें 85 की ताकत का एहसास दिलाया और 4 बार सरकार बनाई। फिर वहाँ पर आज उन लोगों के मन में धर्म की राजनीति को कैसे भरा जा रहा है, और आप लोग कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए हम लोग इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि लोगों को एक तरफा लगता है कि वही मैंने बताया ना, डर मुसलमानों का कि भाई मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान फलाना कर देंगे। अभी एक बेटी है ओबीसी समाज की, उसको शाम को जला दिया गया, जैसे उस हाथरस वाली बेटी के साथ किया गया था, वो ओबीसी समाज की बेटी है। तो हम लोग तो ये बात कह रहे हैं कि भाई अब कहाँ गया इनका जो हिंदूवादी रवैया ये लोग अपनाते हैं कि सब हिंदू भाई भाई, तो अब क्यों नहीं इस समय आपके भाई हो पा रहे हैं वो लोग? आपने क्यों उनके साथ ऐसा करा? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये माननीय योगी जी हैं, इनके परिवार की बेटी होती इस तरीके से कभी जलाई जा सकती थी? इन्होंने वाल्मीकि परिवार की बेटी को जला दिया, चलो वो दलित हो गई जी। ये ओबीसी समाज की बेटी के साथ भी आपने सेम काम करा। आप एक तरफा कुछ भी काम कर देते हैं, मतलब तो महाराज जी बुलवाते हैं वो अपने आप को देखना, मुख्यमंत्री जी नहीं बुलवाते हैं। पार्टी से इतर बात करते हैं। आप एक युवा है, आप समाज में बौद्ध धर्म को जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहाँ एक विरासत है बौद्ध धर्म की, उस पर भी अब वहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं, पूजा पाठ की जा रही है, और बुद्ध की प्रतिमाओं को 5 पांडव बता के उन पे टीका लगाया जा रहा है, आरती की जा रही है। तो आप एक युवा के तौर पे आप वहाँ जाएंगे, क्या कुछ करेंगे उसके लिए? देखिए बिल्कुल, हमारा जो है ना, हमारी पार्टी का एक कैडर है। हम अपनी पार्टी के कैडर के हिसाब से चलते हैं, जो माननीय बहन जी का आदेश होगा हम वो करेंगे। माननीय बहन जी आज कहते हैं, देखिए माननीय बहन जी ना ये कहती हैं कि तुम लोग अभी पढ़ाई वढ़ाई करो, राजनीति करने के लिए बहुत है, ठीक है, वो चाहे ना तो हम तो कहते हैं कि माननीय बहन जी हम तो अपने घर की एक एक ईंट बेच करके लगा देंगे मूवमेंट में, आप आदेश तो करो। माननीय बहन जी करती नहीं है, वो इसलिए नहीं करती हैं, अगर देखो वो टुच्ची राजनीति नहीं करती कभी भी। अगर और पार्टियों की तरह वो भी बोल दें भाई हमारे युवा कम है क्या लड़ने में मरने में, किस चीज़ में पीछे हैं हमारे लोग, बात ये है कि वो नहीं बोलती हैं कि आप लोग अपनी तरक्की करो इंडिविजुअली, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक ऐसी पार्टी जो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित है, लोग उनको मानने वाले उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वोट देते हैं, वोटर्स हैं आपके, तो उस पार्टी को नहीं होना चाहिए बोध गया में, उनका समर्थन नहीं करना चाहिए? देखिए बिल्कुल करना चाहिए। इसके ऊपर हमारी पार्टी का एक स्टैंड भी था, ट्वीट भी आया था माननीय बहन जी का, तो हमारा जो वहाँ का दल है वो कर रहा है वहाँ पर सपोर्ट। अब देखिए सब तो बिहार से नहीं, अब एक बड़ी कॉल होगी तभी वहाँ जाया जा सकता है ना, कुछ होगा बड़ा, कुछ बड़ा होगा तो वहाँ जाया जा सकता है। वो माननीय बहन जी बताएंगी क्या करेंगे, है ना। तो जैसे हमारे को निर्देश आएंगे हम लोग उस तरीके से
करेंगे चीज़ें, है ना। तो निर्देश तो मतलब माननीय बहन जी का आदेश हमारे नेताओं पे आता है स्टेट लेवल के, और फिर उनसे हम पर आता है, तो फिर उस तरीके से किया जाएगा। जो सोच रहे होंगे वो सही सोच रहे हैं, हम लोग तो देखो अपना सोचने का काम करते नहीं तो है। आपको लगता है कि जिस तरीके से अनशन वहाँ हो रहा है, जिस तरीके से लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो उस तरीके से इस सरकार से अपनी विरासत वापस ले पाएंगे? देखिए, लड़ना तो पड़ता है। अगर आपको विरासत अंग्रेजों से भी हमारे को आज़ादी ऐसे तो नहीं मिल गई थी। कितनों ने खून बहाया था, कितनों ने क्या क्या करा था, है ना। जब पूरे देश में संविधान लिखने के लिए ढूंढा गया तो फिर बाबा मिले, बाबा ने संविधान लिखा, है ना। तो एक स्टेबल हमारे पास डेमोक्रेसी है आज की डेट में। अगर बाबा ने संविधान ही ना लिखा होता तो पता नहीं क्या ही होता इस देश में, है ना। बाबा साहेब ने संविधान के साथ साथ बौद्ध धम्म भी दिया है ना भारत को वापस। धम्म भी दिया है, बिल्कुल दिया है। तो हम लोग बौद्ध धम्म को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? उसको हम लोग, मैंने बताया ना आपको, जैसे ही हमारे नेतागण का जो भी आदेश होगा, अभी उसके अंदर जो हमारी टीम है बिहार की है वो भी है, वो एक्टिव है। मैं देखता रहता हूँ लोगों की पोस्ट वगैरह। जैसे ही होगा बड़े स्तर पर तो हम लोग डेफिनेटली वहाँ पर जाएंगे भी, अगर माननीय बहन जी आदेश करेंगी। और जो भी बहन जी ने सोच रखा होगा ना, वो बेहतर सोच रखा होगा हमसे और आपसे, किसी से भी। तो मैं यही बात कहता हूँ कि सोचने का काम माननीय बहन जी का है। हम लोग केवल उनके एक वर्कर हैं, बहुत छोटे से। जो माननीय बहन जी कहेंगी वो हम सब लोग करते हैं, करते आए हैं, और हमें माननीय बहन जी पर पूरा पूर्ण भरोसा है। और सही समय आने पर हम लोग करेंगे भी, पासा भी पलटेंगे। माननीय बहन जी जब चाहेंगे तब पलटा लेंगे पारी को अपनी तरफ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका स्वयं हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत